हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरे लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था बोहर के परमाणु की गणितीय व्याख्या। किस तरीके से अपन ने त्रिज्या को लाए थे, ऊर्जा के फॉर्मूले के लाए थे और वेग के फॉर्मूले के लाए थे। जो भी स्टूडेंट मेरे इन लेक्चरों को देख रहा है, आप यदि प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपको ये चीज़ें बाद में कभी आप रिवाइज करोगे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। और आपको हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। नीट जेईई जैसे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पर बनते हैं वो भी आपको हर टॉपिक पे करवाए जाएंगे। तो मेरा यही बोलना है कि बेटा आप क्या बनाया करिए, नोट्स बनाया करिए। आज अपना टॉपिक है बोहर के परमाणु मॉडल पे ही एक नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोहर के परमाणु मॉडल से ही इसकी व्याख्या की गई है। जैसे कभी बात करते हैं हाइड्रोजन का परमाणु और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी कौन सी अवस्था में होता है? मूल अवस्था में, मतलब उसके घर में होता है। कहाँ होता है? उसके घर में। यदि इस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। ऊर्जा देंगे तो ये कौन सी कक्षा में जाएगा? अगली कक्षा में। और जाएगा अगली कक्षा में, और अगली नेक्स्ट क्या होते जाएगी? चला कर जाएगी। अभी इसको मान लो ये 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा में चले गया, तो इसको यहाँ पर जाके लगेगा क्या मैं तो अस्थायी हूँ। तो वापस ये क्या करेगा? मैं उसके घर में आने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ से वापस कहाँ पर आएगा? इसके पहले वाले घर में। तो इसी घर में आने के बाद उनमें क्या मिलती है? श्रेणियाँ मिलती है। और इस श्रेणियों से ही अपन देखते हैं क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जैसे पहले कोर्स को क्या बोला था? के, एल, एम, एन, ओ, ऐसे ही। तो के जो कोर्स था उसमें कौन सी श्रेणी होती है? लाइमन। बामन श्रेणी कौन से कोर्स में होती है? एल कोर्स में। पाश्चन श्रेणी एम कोर्स में। ये एन, ओ और आगे इस तरह से क्या होती है? चल सकती है। तो इस प्रकार से क्या मिलती है? श्रेणियां। और इन श्रेणियों पे ही आपको क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे पहले से थोड़ा सा छोटा टॉपिक आपको बताता हूं, क्या? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक नामक वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश के बारे में बताया था। जो प्रकाश आता है सूर्य प्रकाश, उन्होंने बोला था कि जो प्रकाश आता है कहाँ से? सूर्य से। वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है या पैकेटों के रूप में। छोटे छोटे काय में आता है? बंडलों के रूप में। इन बंडलों को उन्होंने बोला था क्वांटा। क्या बोला था? क्वांटा। क्वांटा। और क्वांटा के अंदर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट पाए जाते हैं और इनको क्या बोला उन्होंने? फोटॉन। ऊर्जा के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पैकेट या कण पाए जाते हैं, उनको क्या बोल दिया था? फोटॉन। और इन फोटॉनों की जो ऊर्जा होती है इनकी आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती। ई समानुपाती म्यू। प्लांक ने क्या बोला कि जो प्रकाश आता है किससे? सूर्य प्रकाश से। वो कैसे आता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। और इन बंडलों को क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्वांटा के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं ऊर्जा के, उनको बोलते हैं फोटॉन। और ये फोटॉन की जो ऊर्जा होती है उसकी आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती। ये बात क्लियर हो गई होगी गाइस। अब समानुपाती का चिन्ह हटाया तो मैंने क्या लगा दिया इसके लिए? स्थिरांक। और ये जो स्थिरांक कहलाता है, ये स्थिरांक h, ये कहलाता है प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक। और इसका मान फिक्स होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड। तो ये मैंने क्या लगा दिया? प्लांक स्थिरांक। अब प्रकाश का वेग होता है वो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। प्रकाश का वेग c बराबर आवृत्ति गुणा तरंगदैर्घ्य। अब यहाँ पर मैं कभी आवृत्ति मतलब म्यू का मान निकालूं तो तरंगदैर्घ्य मतलब लेम्डा को कहाँ पहुँचा दूंगा? नीचे की तरफ। तो म्यू बराबर c बटे लेम्डा। अब ये जो समीकरण 2 का मान वापस म्यू की जगह समीकरण 1 में रखा, तो म्यू की जगह मैंने क्या रख दिया? c बटे लेम्डा। यहाँ से अपन को एक संबंध मिल रहा है। देखो E और लेम्डा कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती। और E और म्यू कैसे हैं? समानुपाती। मतलब E बढ़ेगा तो आवृत्ति भी बढ़ेगी और तरंगदैर्घ्य क्या होगी? घटेगी। इससे संबंध मिला E1 बटे E2 बराबर μ1 बटे μ2। और ये लेम्डा
अपोजिट में है तो लेमडा 2 बटे लेमडा 1। इसका क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे, इस पे बेस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं किस पर, अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कभी देखें तो देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। लाइमन, बामन, पर्सन, ब्रैकेट, फुंडर और हेम्फ्री, 6 प्रकार की क्या मिलती है श्रेणी। और ये रेखा कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। कभी हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ेगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि पहले को से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मतलब ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। और ऊर्जा बढ़ती है तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, घटता है। पहले संबंध याद रखना, ऊर्जा बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब सभी सबसे बोले कि लाइमन श्रेणी में देखो ये कौन सी रेखा है, पहली रेखा, ये लाइमन श्रेणी की दूसरी साइड वाली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, मतलब इसमें टोटल कितनी रेखाएं हैं, 7। इसमें 6 रेखा है, 5, 4, 3, 2 रेखा है। कभी बात करें लाइमन श्रेणी की पहली रेखा कहाँ से कहाँ तक है, तो लाइमन श्रेणी की पहली रेखा N1 से कहाँ तक है, N2 तक। लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा कहाँ सकते हैं, N1 से N3 तक। लाइमन श्रेणी की तीसरी रेखा N1 से N4 तक। चौथी रेखा N1 से N5 तक। इसी तरीके से आगे चलेंगे। बामन श्रेणी की पहली रेखा N2 से, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, N2 से। इसको कैसे देखना है, ये कहाँ पर से स्टार्ट हुई और कहाँ पर चिपक गई, मतलब कहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट आ गया, वही इसका हेड का मान होगा। इनकी जो तरंगदैर्घ्य आई या तरंगदैर्घ्य के अलावा आवृत्ति निकालने के लिए एक आया वैज्ञानिक रिडबर्ग। रिडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जिससे इनकी क्या निकाल सकते हैं, तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य कैसे निकालेंगे, 1 बटे लेमडा बराबर 8z स्क्वायर, कोष्टक में 1 बटे n1 स्क्वायर माइनस 1 बटे n2 स्क्वायर। लेमडा का मतलब क्या है, तरंगदैर्घ्य। आर का मतलब क्या होगा, रिडबर्ग नियतांक, जिसका मान क्या होगा 1.09678 गुणा 10 की घात 7। और इसको पूरे को कभी 1 मान ले तो 1 गुणा 10 की घात 7। जेड का मतलब क्या होगा यहाँ पर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक N1 और N2। N1 का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी श्रेणी में गया है और N2 का मतलब कहां से आया है, मतलब कहां और कौन। N1 का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है या श्रेणी है, कौन सी श्रेणी में इलेक्ट्रॉन गया है उसकी आंसर N1 देगा, और कहां से आया है उसका आंसर कौन देगा, N2। और इसी सूत्र के द्वारा अपन किसी की भी क्या निकाल सकते हैं, तरंगदैर्घ्य का मान। ये बात तो क्लियर हो गई होगी गाइस। जैसे यहाँ पर कभी बेसिक क्वेश्चन बात करूं, लाइमन श्रेणी की पहली रेखा के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए N1 और N2 का मान। लाइमन श्रेणी की पहली रेखा के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए N1 और N2 का मान। पहली रेखा कहाँ से कहाँ तक होगी, N1 से N2 तक, मतलब N1 का मान कितना होगा 1 और N2 का मान कितना होगा 2। सेम टू सेम कभी बोल दे लाइमन श्रेणी में अधिकतम ऊर्जा के लिए N1 और N2 का मान, तो अधिकतम ऊर्जा कहां पर होगी, अनंत पर। तो N1 का मान तो कितना होने वाला है 1, और N2 का मान क्या होने वाला है, अनंत। ये किसके लिए बात कर रहे हो आप, तरंगदैर्घ्य के लिए, और ये किसके लिए बात कर रहे हो, ऊर्जा के लिए। ये बात क्लियर हो गई गाइस। जैसे और एक क्वेश्चन आपको कभी बताया इस पे, तो देखो क्या होता है, नीचे तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, ऊपर ऊपर जाओगे तो ऊर्जा सबसे ज्यादा, मतलब ऊर्जा के लिए N2 हमेशा क्या होगा, अनंत अधिकतम के लिए, और न्यूनतम के लिए सबसे कम। जैसे बोल दे बामन श्रेणी, अभी सिर्फ आपको N1 और N2 सिखाया है। बामन श्रेणी के लिए मैक्सिमम लेमडा और मैक्सिमम एनर्जी के लिए क्या बताना है अपन को, N1 और N2, यहाँ भी N1 और N2। बामन श्रेणी यहाँ पर है, N1 का मान तो क्या है 2, दोनों के लिए N1 कितना है 2। अब लेमडा मैक्सिमम कहाँ होगा, सबसे नीचे, मतलब बामन श्रेणी की सबसे पहली रेखा कहाँ तक है, 3 तक है, तो N2 3 तक। ये क्या होगा,
मैक्सिमम। अब कभी बात करें एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, एनर्जी मैक्सिमम इनटू कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तब एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। बात क्लियर हो गई गाइस। सेम टू सेम बात कर ले मिनिमम लेमडा और मिनिमम एनर्जी, मिनिमम लेमडा और मिनिमम एनर्जी, वही क्या वही बात, किसके लिए, बामन श्रेणी के लिए। N1 तो क्या रहेगा, 2 लेमडा के लिए भी और एनर्जी के लिए भी। मिनिमम लेमडा मतलब सबसे कम तरंगदैर्घ्य कहां पर रहेगी, अनंत पर, तो N2 का मान क्या पुट करोगे, अनंत। और मिनिमम एनर्जी कहां पर रहेगी, जहां पर अधिकतम क्या होगा, तरंगदैर्घ्य, तो बामन श्रेणी में अधिकतम तरंगदैर्घ्य कहां होगा, N3 पर। N2 का मान कितना हो जाएगा, 3। ये बात क्लियर हो गई गाइस, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस पे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, बामन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। बामन श्रेणी की दूसरी रेखा, दूसरी रेखा मतलब इधर वाली, ये कहां से कहां तक गई है, N2 से N4 तक, N2 से N4 तक। तो देखो दूसरी रेखा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अपन को आवृत्ति की कोई बात ही नहीं करी है, तो सिर्फ कहां से स्टार्ट करो, 1/λ। आर की जगह क्या रख रहे हैं अपन अभी, आर ही। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो जेड की जगह अपन कितना रखेंगे, 1 और उसका वर्ग, 1/N1। बामन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए क्या बताना है, तरंगदैर्घ्य का मान। दूसरी रेखा कहां से स्टार्ट हुई है, 2 से, और कहां पर एंड हुई है, 4 पर। तो N1 का मान 2 और N2 का मान 4 और इसका वर्ग। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। देख सकते हो भाई, ये 2 से स्टार्ट हुई है और गई है कहां तक, 4 तक। ऐसे ही ये 2 से स्टार्ट हुई है पहली रेखा और 3 तक गई है, तो 1/4 और 1/16। यहाँ पर एलसीएम देखे तो कितना हो जाएगा, 16। 4 का भाग दिया है 16 में, बचा 4, 4 का 1 में गुणा हुआ 4, और 16 का भाग दिया 16 में, बचा 1, वैसे का वैसा। बाहर कौन बैठा है, R बराबर 1/λ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1। 4 में से 1 गया तो 3 और बटे में 16, और बाहर कौन है, R। 3R/16 बराबर क्या बैठा है, 1/λ। कभी तरंगदैर्घ्य ऊपर होगी तो नीचे वाला मान भी कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो लेमडा कितना हो जाएगा, 16/3। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया गाइस, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से गाइस आपको। इसको आप देख सकते हो, उतार भी सकते हो, ओके, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी रेखा के लिए बोला तो दूसरी रेखा कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर खत्म हुई है, लास्ट एंडिंग पॉइंट वहाँ N2 होगा और स्टार्टिंग पॉइंट N1। और यहाँ पर कभी आपको संबंध R में ही दिया है तो R पुट करो, यदि R में नहीं दिया है तो फिर उसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 1 × 10⁷। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन करने के बाद एक क्वेश्चन आपको देता हूं, करके देखना। लाइमन श्रेणी की तीसरी रेखा के लिए लेमडा का मान। आपको गाइस 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, करके देखिए। तो देखिए गाइस, लाइमन श्रेणी की कौन सी रेखा, तीसरी। लाइमन श्रेणी की तीसरी रेखा मतलब 1, 2 और 3। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, 1। तीसरी रेखा कहां तक जाएगी,
1 2 3, तीसरी रेखा यहाँ तक जाएगी क्योंकि पहली रेखा यहाँ तक, दूसरी यहाँ तक, तीसरी रेखा नीचे, मतलब एंडिंग पॉइंट क्या है 4। फॉर्मूला क्या है 1/λ r जेड स्क्वायर मतलब 1, 1/, स्टार्टिंग पॉइंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, n2 कितना आएगा 4, मतलब 4 का स्क्वायर। बात क्लियर हुई होगी गाइस। r 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ 16 का 1 में 16, 1 का 1 में 1 और 16 एकम 16, बाहर कौन है r, 16 में से 1 गया कितना बचा 15 r/16, और इधर कौन बैठा है 1/λ, ये लेमड़ा ऊपर हुआ तो क्या बचा अपने पास 16/15 r, ये हो गया आपकी क्या तरंगदैर्घ्य का मान। ओके गाइस, क्लियर हो रहा होगा आपको, मेरे को लगता है समझ में भी आ रहा होगा और बहुत ही आसान है। जहां पर तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा वहां पर ऊर्जा सबसे कम, मतलब तरंगदैर्घ्य का सबसे ज्यादा कहां पर, यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम लेमड़ा तो मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी तो मिनिमम लेमड़ा। ओके, बात क्लियर हो गई गाइस। ऐसे ही आगे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, जैसे कभी बात करें लाइमन श्रेणी की अधिकतम ऊर्जा के लिए तरंगदैर्घ्य का मान। अब अधिकतम ऊर्जा कहाँ पर होगी, अधिकतम ऊर्जा n1 के n कितना रहेगा 1 और n2 कितना रहेगा मैक्सिमम, तो उसके लिए क्या बताना है अपन को तरंगदैर्घ्य का मान। कौन से क्वेश्चन आपको मैंने बोला, लाइमन श्रेणी की, कौन से श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी की मैक्सिमम एनर्जी के लिए किसका मान बताओ, तरंगदैर्घ्य का मान। मैक्सिमम एनर्जी के लिए किसका मान बताना है अपन को, तरंगदैर्घ्य का मान। अब लाइमन श्रेणी में मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य कहाँ होगी, मैक्सिमम एनर्जी के लिए किसका मान बताना है, तरंगदैर्घ्य का मान। तो अपना फॉर्मूला क्या, 1/λ r की जगह r। अब लाइमन श्रेणी में मैक्सिमम एनर्जी कब रहती है, जब n कितना होगा 1 और n2 कितना होगा मैक्सिमम, मतलब आप यहाँ पर क्या रखोगे n1 की जगह 1 और n2 की जगह क्या रख दोगे अनंत। 1/अनंत का मतलब तो क्या हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इधर क्या बचेगा r, बराबर में क्या आएगा 1/λ। 1/λ बराबर में केवल क्या बचेगा r, लेमड़ा ऊपर गया तो 1/r। मैक्सिमम एनर्जी पर तरंगदैर्घ्य कितनी होगी 1/r। ओके गाइस, क्लियर हो गया होगा। और इसके जो बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं, बोहर की एनर्जी पे जो क्वेश्चन बनते हैं, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है या आपको और कुछ लगे कि हाँ सर ये चीज़ ऐड हो जाना चाहिए, तो प्लीज़ गाइस कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। जो स्टूडेंट 12th में, उसके लिए 12th की जो सीरीज़ है वो 25 अप्रैल से आना स्टार्ट हो जाएगी। पूरा जो प्ले लिस्ट के अनुसार आपका 12th पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा ये यूट्यूब चैनल पे। तो 12th वालों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करिए। ओके गाइस, थैंक यू।